दोस्तों। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो क्रैश कोर्स है फॉर सोल्यूशन चैप्टर एंड नीट एग्जाम। दो इट इज फॉर नीट एग्जाम बट इट इज इक्वली यूजफुल फॉर IIT JEE मेन एग्जाम, IIT JEE एडवांस एग्जाम, IIT JAM, any state level exam for lectureship or NET and GATE, because this is the basic of the chapter and we will learn this whole chapter through question and answer. So in depth study means रिवीजन होगा पूरे चैप्टर का इन डेप्थ। ठीक है, तो वन बाय वन पर क्वेश्चन जब हम करेंगे, ऑप्शन क्यों है और क्यों नहीं है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो बी विद मी एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फॉर एन आइडियल सोल्यूशन विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। सो यू नो आइडियल सोल्यूशन जो है, आइडियल सोल्यूशन में ए बी इंटरेक्शन जो होते हैं दे आर सेम एज ए एंड बी interaction, means all the attractions A, B all are same। तो अट्रैक्शन अगर सेम होंगे तो क्या होगा, जो वॉल्यूम चेंज है मिक्सिंग के बाद नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज भी नहीं होगा और अट्रैक्शन सेम है तो इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होगा। तो डेल्टा भी मिक्सिंग भी जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होगा। इतना ही अगर आपको आ जाए तो ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन आ जाएगी, राइट। बट ये दोनों ऑप्शन जो है इनकरेक्ट क्यों है वो भी हम कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला कि हम इन डेप्थ करेंगे इसको। अब देखो व्हाट अबाउट डेल्टा एस। एस क्या होता है, एंट्रोपी। एंट्रोपी चेंज ऑन मिक्सिंग क्या होगा। देखो पहले दोनों प्योर लिक्विड्स थे, दोनों को मिक्स किया, मिक्स करने से रैंडमनेस क्या हो जाएगी, बोलो, इंक्रीज हो जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीज हो जाएगी। गुड, तो डेल्टा मिक्सिंग क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। तो हमेशा ही आइडियल सोल्यूशन का डेल्टा मिक्सिंग क्या होता है, ग्रेटर देन जीरो। इट इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड नॉट लेस देन जीरो, इट इज ग्रेटर देन जीरो। नेक्स्ट, व्हाट अबाउट डेल्टा जी मिक्सिंग। जब भी सेम अट्रैक्शन वाले मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो उनका सोल्यूशन तो आइडियल है, इसका मतलब होमोजेनियस सोल्यूशन बनेगा, सेम नेचर वाले होंगे, ठीक है। तो मिक्सिंग हो जाएगी एकदम, तो डेल्टा जी मिक्सिंग क्या होगा, हमेशा लेस देन जीरो। तो ये कंडीशंस है और रॉल्स लॉ भी एप्लीकेबल होता है। सारा हम टॉपिक ही रिवाइज कर लेंगे, पी ए और पी बी, दिस इज रॉल्स लॉ। तो रॉल्स लॉ भी एप्लीकेबल होता है इसके लिए। तो दिस इज अबाउट आइडियल सोल्यूशन। डेल्टा इज मिक्सिंग ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा जी मिक्सिंग लेस देन जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग जीरो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ऑल्सो जीरो, क्योंकि कोई इंथैल्पी में चेंज नहीं आएगा, क्योंकि अट्रैक्शन क्या है, सेम। अट्रैक्शन सेम है तो उनकी डिस्टेंस क्या रहेगी, सेम, स्पेस सेम रहेगा, तो इसलिए डेल्टा भी मिक्सिंग भी जीरो, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट, क्योंकि नीट के क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसमें 2019 में ये क्वेश्चन आया था। So just note down, then we will do next question, okay? So the second question is a part of ionic equilibrium as well as solution। तो हम इसको solution में पढ़ रहे हैं क्योंकि ionic equilibrium आप पहले कर चुके हो, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं क्योंकि ऐसा क्वेश्चन NCERT में भी गिवन है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे, सॉल्यूशन चैप्टर में ही। और बात इसमें एक सीखेंगे हम कि कैलकुलेशन
जो है उसको कैसे मिनिमाइज करें हम। क्योंकि क्या होता है, जो बच्चे सीधे क्वेश्चन को करते हैं पूरा कंप्लीट, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव करने की आदत होती है हमारी, हम क्या करते हैं पूरा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन और फिर खुश हो जाते हैं कि आंसर आ गया। बट यू विल गेट आई थिंक 2 मिनट्स पर क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 180 मीन्स 1 मिनट पर क्वेश्चन आपको मिलता है, 1 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि 180 क्वेश्चन होते हैं, 180 मिनट्स होते हैं आपके पास, ठीक है। 1 मिनट में क्वेश्चन करना है आपको। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 5 मिनट में भी नहीं होते, तो हमें टाइम को क्या करना होता है, सेव, किल नहीं करना होता, ठीक है। तो टाइम सेव कैसे करना है, कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज करना है, वो भी हम इस क्वेश्चन में सीखेंगे, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट कि आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें सॉलिबिलिटी दी हुई है, आपको सॉलिबिलिटी दी हुई है, बट सॉलिबिलिटी जो दी है वो दी है आपको ग्राम पर लीटर, बट जो आपको आंसर दिया हुआ है वो दिया मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, मींस आपको कॉन्सेंट्रेशन जो है मोल पर लीटर में लेनी है, यहां ग्राम पर लीटर में है। तो लेट अस टेक इट इन मोल पर लीटर। तो वेट पर लीटर में स्ट्रेंथ हो गई है डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट, तो आ जाएगा मोल पर लीटर। अब देखो ये 2.42 है, ये 233 है, इसको मैं 242 233 कर दूं इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। अब देखो क्या करते हैं जो जनरली तैयारी करते हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने कंपटीशन की तैयारी नहीं करी होती, वो क्या करते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं कि कितना आता है आंसर। देखो 1.08 1.08 1.08 1.08 मीन्स वेरी क्लोज टू 1, दिस इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू 1, निगलेक्ट कर दो, इसको 1 ले लो, मीन्स सीधा आप 10⁻⁵ से करो, इसको करो ही मत कैलकुलेशन, ये डिटेल्स कैलकुलेशन थी, इसको हटा दिया हमने, क्या है 10⁻⁵ मोल पर लीटर, ठीक है ना। अब आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बेरियम सल्फेट जो है वो है Ba2+SO4 2 नेगेटिव SS, that means solubility product is barium 2+ ion concentration, sulfate ion concentration, means AbS means S raised to power 2, so S raised to power 2 means 10⁻⁵ raised to power 2 means around about 10⁻⁻10 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। तो 10⁻⁻10 के अराउंड सी ऑप्शन है, गॉट इट। इतना सा नेग्लेक्ट करने से हमारा टाइम सेव हो गया, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस गेस। तभी हम बोलते हैं ना कि कुछ बच्चों ने तो पेपर कर लिया था, हमारा तो पेपर ही पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं होता पेपर पूरा? क्योंकि हम ऐसी कैलकुलेशन में फंसे रहते हैं, जो कि इंटेलिजेंट बच्चे नहीं बोल सकते, बट जिनको ट्रिक सिखाया होता है, ठीक है, वही ट्रिक मैं आपको दे रहा हूं कि आपको ऐसी कैलकुलेशन को नेग्लेक्ट ही कर देना है। आपका आंसर आया अप्रोक्सीमेट 10⁻⁻10, 1.08 मीन्स 10⁻⁻10 अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻10, तो ये अपना आंसर होगा। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम नीट 2018। ओके, सो जस्ट नोट डाउन। नेक्स्ट पे करते हैं फिर हम। Third and fourth question both are from NEET 2017. Question is, if the molality of the dilute solution is doubled, then value of molar depression constant will be. So you know delta TF is equal to KFM for non-electrolytes and IKFM for electrolytes. यहाँ जो KM होता है, KF जो है that is मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं इसको, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, एंड KF डिपेंड्स ऑन
सॉल्वेंट ओनली। KF जो है वो सॉल्वेंट पे ही डिपेंड करता है। तो अगर ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है दैट मीन्स कि कॉन्सेंट्रेशन से, मोलैलिटी से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ मोलैलिटी चेंज करने से फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट चेंज होता है। KF पे कोई डिफरेंस नहीं आता है। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन सा आपने चॉइस किया है उसी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। और सोल्यूशन कोई भी डाइल्यूट सोल्यूशन अगर एक्वस है तो KF इज कांस्टेंट, राइट। सो इट रिमेन्स अनचेंज्ड। गॉट इट। देन फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर पे डिपेंड कौन सी क्वांटिटी करती है वो देखना है आपको। तो आपको पता है मोलैरिटी में जब आप रिलेशन लिखते हो तो इट इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन लीटर, और वॉल्यूम जो है दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ता है, चार्ल्स लॉ। तो मोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम, और टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो मोलैरिटी इंक्रीज। इसका मतलब ये क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट अदर्स, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंट, मोलैलिटी, ऑल ऑफ देम इन्वॉल्व्स मासेस, और मास जो होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सो इसलिए ये तीनों जो है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। कीप इन माइंड। बिल्कुल दोनों ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल है। दे आर फ्रॉम नीट 2017, ठीक है। तो ये कर लेना आप लोग, ओके। देन वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट नोट डाउन। ओके, तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन बोथ आर फ्रॉम नीट 2016. फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is incorrect for ideal solution. 2019 में भी यही क्वेश्चन आया था, ऐसा ही। डेल्टा इज मिक्सिंग, जीरो, राइट। डेल्टा यू में दोनों चेंज इन एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी, इंथैल्पी, सही है, करेक्ट है। डेल्टा पी, पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉड्स बाय रॉड्स लॉ। तो यू नो अकॉर्डिंग टू आइडियल सोल्यूशन Rolle's law is applicable. P is equal to P naught, PA is equal to P naught XA, PB equal to P naught B XB. That means observed pressure is equal to pressure calculated by Rolle's law. That means delta P equal to 0, right? Then D, delta G mixing is equal to delta 0, right? No, it is wrong because delta G mixing is less than 0. कर चुके हम, इसलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं उसको। डेल्टा जी मिक्सिंग इज लेस देन 0, पर यहां क्या दिया, इक्वल टू 0, तो दिस इज इनकरेक्ट। सो दिस इज द राइट ऑप्शन. व्हाट अबाउट दिस, वैन ऑफ फैक्टर फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दे डिसोसिएट कंप्लीटली। तो वो अगर कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे तो दे गिव पहले उसने लिख दिया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंप्लीट डिसोसिएशन होगी। सो नंबर ऑफ आयंस कितने मिलेंगे, 1 + 2 3, 3 आयन मिलेंगे। और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स फॉर 100% डिसोसिएशन I is equal to n, और n कितना है 3। जितने आयन मिलते हैं वही I फैक्टर होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अदरवाइज I फॉर डिसोसिएशन इज 1 + n-1 अल्फा। अल्फा इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो 100% डिसोसिएट होगा, अल्फा 1 हो जाएगा। सो I क्या आ जाएगा n, राइट। इसलिए यहां पे I आएगा 3, राइट। कर लोगे,
चलो नेक्स्ट करते हैं। So seventh question is from NEET 2015 or eighth question is from 2014 and both the questions are from Van't Hoff factor. Question है first seventh, which one of the following electrolytes has the same value of Van't Hoff factor as that of Al2SO4 thrice or all are 100% ionized. So let us start. Al2SO4 thrice आयोनाइज 100%, तो 100% आयोनाइज होता है तो मतलब आपको कंप्लीट आयन मिलेंगे कितने, 2 एल्यूमिनियम 3 प्लस 3 SO4 2 नेगेटिव, टोटल कितने हो गए 5, और 100% आयोनाइजेशन की आई क्या होता है n, तो इसका आई कितना होगा 5। तो हमें ये बताना है इनमें से किसका आई 5 है। सामने दिख रहा है आपको, फिर मैं एक एक करके करता हूं ताकि आपको कंप्लीट समझ में आ जाए। इसका कितना होगा आई, गैस करो। AlNO3 थ्राइस का आई कितना होगा, ये मिलेगा, अब तो पता चल गया होगा आपको। यस यू गेस इट राइट, आई इज 4, 1 एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट। What about K4FeCN6? फोर K प्लस, क्योंकि जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, याद रखना। तो ये कितना हो जाएगा, 4 पोटेशियम और इसके ऊपर 4 नेगेटिव, कितने आयन हो गए 5, मतलब आई कितना हो गया 5, I5 मतलब ये ऑप्शन है। और बाकी भी हम कर लेते हैं। K2SO4 खुद बताओ कितना होगा आई, यस यू आर राइट, इट इज 3। K3FeCN6, अब मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, आपने गैस कर लिया होगा और मुझे लगता है कि आपने बिल्कुल सही गैस किया होगा। 3K प्लस और FeCN6 3 नेगेटिव, कितना हो गया आई 4, 3 पोटेशियम 1 फेरिसाइनाइड आयन, ठीक है डन। नेक्स्ट, ऑन द फॉलोइंग 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन, सब 0.1 मोलर है, तो विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मीन्स डेल्टा TF, एंड यू नो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM। सोल्यूशन एक्वस है, वाटर होगा, KF सेम फॉर ऑल, मोलरिटी सेम फॉर ऑल, इसका मतलब डेल्टा TF जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, क्योंकि KF और M क्या है कांस्टेंट, तो जिसका I ज्यादा उसका डेल्टा TF भी ज्यादा। KCl का बोलो, मुझे लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैं लिख देता हूं, फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, कि KCl देगा K प्लस और Cl नेगेटिव, 2 आयन, तो इसका I हो गया 2। ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो याद रखना जो भी जैसे ग्लूकोज है, सुक्रोज है, यूरिया है, इन सब का आई जो है दैट इज 1, क्योंकि ये क्या है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं। Al2SO4 थ्राइस अभी किया था 5, K2SO4 3, तो सबसे ज्यादा आई जो है वो Al2SO4 थ्राइस का है, उसी का ही डिप्रेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा। और अगर इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सबसे ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगर मैं यहां डिप्रेशन वर्ड हटा देता, इतना पूछता विच विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, तो आंसर पूरा
180 डिग्री घूम जाता है, जिसका आई सबसे कम होगा, क्योंकि डेल्टा टी एफ जितना ज्यादा उतना डिप्रेशन, तो फ्रीजिंग पॉइंट उतना कम, तो आंसर आता बी। याद रखना ये, राइट? जस्ट नोट डाउन, ओके? So next question is the freezing point depression constant for water is given, means आपको KF दिया हुआ है 1.86 डिग्री सेल्सियस पर मोलन, और weight of sodium sulfate is given, weight of water is given, freezing point change is given। तो सीधा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा दो, बट यहाँ Na2SO4 है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो आई फैक्टर आएगा, I to KF WB MB WA into 1000 लिख दिया आपने। आपको I फाइंड आउट करना है, तो जस्ट डेल्टा TF MB WA डिवाइडेड बाई I तो आपको फाइंड आउट करना है KF WB into 1000, ये है। डेल्टा टी एफ रख दो, कितना है डेल्टा टी एफ? 3.82 मोलर मास ऑफ सोडियम सल्फेट, एमबी ऑफ सोडियम सल्फेट। सोडियम 2 है, तो 2 into 23 46 फ्रॉम सोडियम, 32 फ्रॉम सल्फर, 16 4 जा 64 फ्रॉम ऑक्सीजन, 142। सो MB आ गया 142, WA is given 45, molar mass of the solvent, weight of the solvent, KF 1.86, WB 5 into 1000, ये गिवन है आपको। अब जो सॉर्ट आउट होता है वो कर लो, 5 9 5 45। अब देखो 3.82 1.86, अब देखो आपको जैसे आप डिस्क्रिप्टिव में करते हो वैसी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑप्शंस आर गिवन टू यू। तो आपको इंटेलिजेंट गैस करना है, 18 2 36, 19 38 मीन्स इट इज ऑलमोस्ट डबल, नॉट डबल बट ऑलमोस्ट डबल, ठीक है? तो यहां से आपके पास आ गया ये 280, 4 into 9 मीन्स 36, 5 कितने हो गए? 36 3, तो 72 75, 7 में से 18 और 7, ये आया आपके पास, मीन्स आपके पास आंसर आया 2.556। अब अगर आप कैलकुलेशन करने लगते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है इसको, तो आपने इंटेलिजेंट गेस से अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया आपका 2.556। सो जो इसके क्लोजेस्ट है वो है 2.63, दैट इज आंसर। गॉट इट? आपको कैलकुलेशन में जो है ना वो इंटेलिजेंट गेस करने आना चाहिए, ऐसा नहीं करना है कि पूरा आप कैलकुलेट करते रहे तो यही रह जाओगे। आंसर तो बिल्कुल सही आएगा बट इट टेक्स मोर देन 1 minute, राइट? सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट, ओके? और ये क्वेश्चन है नीट 2011 का, नोट कर लो। So next, these two questions are from 2011. Question is the Van't-Hoff factor I for a compound which undergoes dissociation in one solvent and association in other solvent. जैसे एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड को वाटर में डालोगे तो डिसोसिएट्स लाइक दिस, वाटर में वो डिसोसिएट कर जाता है, आयन बनते हैं,
और अगर हम इसी को ही बेंजीन में रखते हैं, किसी भी नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखते हैं, तो ये क्या करता है, एसोसिएट। तो आई डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और आफ्टर एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो एक पार्टिकल की बात करते हैं, डिसोसिएशन के बाद पार्टिकल बढ़ जाएंगे, तो डिसोसिएशन से आई क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1। फॉर डिसोसिएशन आई इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाते हैं। एसोसिएशन से क्या होगा, पार्टिकल कम हो जाएंगे, जैसे डाइमर बन गया, ट्राइमर बन गया, तो उससे पार्टिकल क्या हो जाते हैं, कम। एसोसिएशन से आई लेस देन 1, तो डिसोसिएशन से आई ग्रेटर देन 1, एसोसिएशन से आई लेस देन 1, मींस सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट, कर लोगे? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 0.1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन है ऑफ अ वीक एसिड। अब देखो इसने लिखा नहीं है कौन सा एसिड, तो अगर नहीं लिखा है तो आप मोनोबेसिक एसिड ही मानोगे। मोनोबेसिक एसिड मींस जो एक H+ देता है। तो इसका N कितना हो गया, 2, और I जो है डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, 1 + N-1 अल्फा, और 30% आयनाइज होता है, तो अल्फा कितना हो गया, 30/100, मींस 1 + 2 - 1 इंटू 30/100, मींस ये 1 ही हो गया 0.3, तो आई आ जाएगा 1.3। तो पहला सॉर्ट आउट हो गया। अब KF दिया हुआ है, फ्रीजिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है। आपको पता है डेल्टा TF इज IKFM और डेल्टा TF इक्वल टू T0F - TF। अब देखो आंसर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो T0F कितना होता है वाटर का, प्योर वाटर का 0, इसका मतलब डेल्टा TF इक्वल टू -TF, तो -TF इक्वल टू IKFM, इसका मतलब TF जो होगा -IKFM आएगा। तो यहां से फाइंड आउट करो TF। I जो है वो दिया हुआ है 1.3 और KF 1.86, और क्या बचा, M 0.1, ये वैल्यूज है। अब देखो अगेन गैस करना है, देयर इज नो नीड टू मल्टीप्लाई, आंसर देखो और क्या करो, 1.3 तो है ही, 1.86 इज नियर टू 2, तो इसको 2 मान लो, तो इसको 2 मानोगे तो ये आ जाएगा -2.6 इंटू 0.1, मतलब -0.26। इसका मतलब वैल्यू इससे थोड़ी सी कम आएगी, क्योंकि आपने 1.86 को 2 कर दिया है, बढ़ाया ना आपने, इसका मतलब वैल्यू ज्यादा आई होगी एक्चुअल वैल्यू से। इससे थोड़ी सी कम वैल्यू कौन सी है, डी ऑप्शन, दैट्स इट। समझ में आया कैसे किया मैंने 1.3 को 1.86 से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको मैंने ट्राई किया कि नियरेस्ट आंसर आ जाए जिससे मैं इसको गैस कर पाऊं, ठीक है ना, क्योंकि आंसर जो है उनमें बहुत ज्यादा सेपरेशन थी। अगर एक -0.24 होता, एक -0.25 होता, एक -0.23 होता, देन वी विल कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू, बट ऐसा रेयर होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। हम गैस कर सकते हैं, एक इंटेलिजेंस गैस जो है वो अलाउ करता है, इसलिए कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है ना, कर लोगे। और अगर कैलकुलेटर अलाउड भी हो तो व्हाई वी नीड टू गो टू कैलकुलेटर, जब आपके इंटेलिजेंट गैस से आ जाता है आंसर तो कैलकुलेट करना क्यों है, दैट विल टेक टाइम एंड वी विल ट्राई टू सेव द टाइम, ठीक है ना। इसलिए बेटर है कि जितना कैलकुलेशन हो सकता है
उसको गैस करके फाइंड आउट करो, आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। सेव द टाइम, दैट इज द की टू सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जस्ट नोट डाउन। Okay, so next question is from NEET 2010. An aqueous solution is 1.00 molar in Ki. Which change will cause the vapor pressure of the solution to increase? Actually, lowering of vapor pressure is a relative lowering of vapor pressure is a colligative property that you know. इसका मतलब जितनी concentration बढ़ेगी उतना ही vapor pressure क्या होगा, lower. यहाँ पूछा है vapor pressure of the solution to increase. इसका मतलब जितना solution dilute होगा उतना ही vapor pressure बढ़ेगा. तो यहाँ पहले NaCl डाल दिया, obviously particles बढ़ जाएंगे. Relative lowering of vapor pressure increases, so vapor pressure decreases. Again sodium sulfate decrease कर देगा, उतना ही Ki रखा, 1 मोलर Ki और डाल दिया, मीन्स 1 मोलर ही रहा, नो चेंज. बट जैसे आप वाटर डालोगे सोल्यूशन क्या हो जाएगा, डाइल्यूट. अभी 1 मोलर था, अब मोलैलिटी क्या होगी उससे कम, उससे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज. इसका मतलब एडिशन ऑफ वाटर. बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है. डन. नाउ नेक्स्ट वन, a 0.002 molar aqueous solution of an ionic compound. अच्छा, इसने यहाँ गलती क्या की है कि आयनिक कंपाउंड पहले दे दिया जो कि उसको नहीं देना चाहिए था. यहाँ इसे क्लियर हो रहा है कि एक Cl नेगेटिव मिलेगा, बाकी ये I2 आएगा. बट एनी हाउ ये अगर नहीं दिया होता तो कैसे करते. इट आयनिक कंपाउंड फ्रीजेज एट -0.00732. तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है दैट इज TF T0F, क्योंकि एक्वा सोल्यूशन है, T0F 0 होगा, -0.00732 मीन्स 0.00732 डिग्री सेल्सियस डेल्टा TF आएगा. अब हमें बताना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर. डिसोसिएशन के बाद कितने आयन मिलते हैं, दैट इज I इक्वल टू N. I चाहिए हमें, तो डेल्टा TF इक्वल टू, इनडायरेक्टली उसने I पूछा है, ठीक है ना. तो I comes out to be डेल्टा TF ओवर KFM. डेल्टा TF इज 0.00732, KF 1.86 और M जो है वो है 0.002. ये आपके पास है, ठीक है. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 2 0 या 3 0 हटा देते हैं, तो 7.32, इसको 1.86 से रखते हैं और 3 0 इधर ले गए. डेसिमल मतलब ये डेसिमल हम 3 प्लेस इधर ले गए, इसका डेसिमल भी 3 प्लेस इधर जाएगा, मतलब इंटू 2. 18 4 जा 72, दैट मीन्स 1.8 7.2 आएगा 4 से मल्टीप्लाई, तो सिंपली 4 कर दो इसको. इंटेलिजेंट गैस है ये, यू नो. 18 4 जा 72, 20 तक टेबल्स आने चाहिए, ठीक है. तो आंसर आ गया 2 राउंड अबाउट, दैट मीन्स डी ऑप्शन आएगा. गॉट इट. बट ये अगर नहीं दिया होता तो अदरवाइज आप सीधा 2 लिख देते तो भी चलता, क्योंकि आपको पता है एक ये पूरा आयन होगा, एक क्लोराइड आएगा, तो I2 आएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस विच 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस ऑन बीइंग डिसॉल्व्ड इन वाटर, राइट. So this is question from NEET 2009. Just note down. Then we will do next question. So next question is from NEET 2007. 0.5 molar aqueous solution of a weak acid is
20% आयोनाइज्ड एंड KF इज गिवन। तो लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मींस आपको 14th क्वेश्चन का जो है डेल्टा TF फाइंड आउट करना है एंड डेल्टा TF इज IKFM। अब I जो है क्योंकि डिसोसिएशन हो रही है 1 + n - 1 अल्फा, HX कितने आने देगा 2, तो 1 + 2 - 1 × 20% मीन्स इट इज 1.2। तो I आ गया 1.2, KF 1.86 और M कितना है 0.5। 0.5 मीन्स 1/2, 0.5 ये 0.6 हो गया इंटू 1.86, तो 6 6 जा 36 और 18 6 जा 108 111 मीन्स इट इज 1.116 मीन्स राउंड अबाउट 1.12 केल्विन और डिग्री सेल्सियस। तो 1.12 आंसर आएगा। गॉट इट? कैसे किया समझ आ गया? अब आप आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 0.1 मोलल है, सारे 0.1 मोलल है, विच हैव द लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। तो मैंने आपको पहले भी दिया था हिंट कि डेल्टा TF इज इक्वल टू, अभी लिखा IKFM, M सेम है, KF सेम है, दैट मीन्स डेल्टा TF इज प्रोपोर्शनल टू I। अच्छा, I जितना ज्यादा होगा डिप्रेशन उतना ज्यादा होगा फ्रीजिंग पॉइंट में। अगर फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेस ज्यादा होगा, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा कम। जिसका I ज्यादा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, फ्रीजिंग पॉइंट कम। इसका मतलब जिसका I सबसे कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया पॉइंट कि डेल्टा TF कम, डेल्टा TF मानिए ये है डेल्टा TF, ठीक है, डेल्टा TF अगर कम है मतलब डेल्टा TF कम मीन्स डेल्टा TF की वैल्यू इतनी है, तो इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट यहां तक होगा। डेल्टा TF और ज्यादा है, फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो गया, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जितना कम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो अब आपके पास KI है, इसका I कितना होगा 2, I 1, इसका I 2, इसका I 1, इसका 5। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि पहले कर चुके हम कि Al2SO4 थ्राइस 5 आयन देगा, और ये भी एक, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा डिप्रेशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट में वो C में होगा। इसका मतलब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा लोएस्ट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा इसका लोएस्ट। नेक्स्ट आ जाओ हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू ICRT। C सेम है, RT सेम है, R तो कांस्टेंट ही होता है, ये सारा फैक्टर सेम है, मतलब पाई जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू I। तो I जिसका ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाईएस्ट आएगा। ग्लूकोज I 1, यूरिया I 1 क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, CaCl2 कैल्शियम और 2 क्लोराइड मिलेंगे 3 हो गया, KCl 2, इसका मतलब हाईएस्ट फ्रीजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर CaCl2 का आएगा। Which of the following salt has the same value of Van't Hoff factor as that of K3FeCN6? तो इसका भी करने की जरूरत नहीं है। K3FeCN6 कितने आयन देगा 3K प्लस एक FeCN6 3 नेगेटिव 4, I इज 4। कर चुके हैं ये भी हम, I 4 है इसका, इसका I कितना होगा कैस करो, राइट 3, 2 सोडियम 1 सल्फेट, I इसका 3, इसका I 1 एल्यूमिनियम 3 नाइट्रेट 4, दैट इज द राइट ऑप्शन। इसका I कितना होगा अभी किया 5, इसका I 2, मतलब ये ऑप्शन
करेक्ट है। ठीक है, अब आ जाओ लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट। मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम। और देखो अब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है कि सी भी अलग अलग है, तो दोनों का सेम है बट सी इसका अलग है। इसका मतलब अब जो है फ्रीजिंग पॉइंट इट इज प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। इसका आई कितना है 2, तो इसका आई 2 है तो टोटल आई सी कितना हो जाएगा 0.02। इसका आई 1 क्योंकि अल्कोहल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो सेम रहेगा। MgI2 का कितना होता है Mg और 2 आई 3 हो जाएगा, 3 इंटू 5 0.015 हो जाएंगे और ये 0.01। इसका मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू जो है इसका 0.02, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा। तो अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा मिनिमम। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो थोड़े से टीडियस थे। ठीक है, अब आपकी टर्न है, जस्ट लुक एट दिस क्वेश्चंस। ठीक है, इनको एक एम बना के कि ये क्वेश्चन टारगेट बना के वैसे क्वेश्चन ट्राई करो कि आपको आ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अगर आ जाते हैं इसका मतलब यू आर थ्रू इन योर फ्यूचर अकम्प्लिशमेंट्स। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैप्पी लर्निंग।